हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस सीरीज के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन चारों मंथ के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। और साथ ही जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका उसका भी जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो चुका और सितंबर मंथ अभी वहां पर भी चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही आप ऊपर जो राइट साइड आई आइकन है, वहां से भी वीडियो के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो प्लीज जो फ्रेंड्स हमारे नए जुड़े हैं, तो वो तो ऑल प्लीज जाके देख ले पुराने वीडियोस भी, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जून से लेके अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 90% वेटेज रखेगा। उसके अलावा जो 2018 से या 2019 का जनवरी से जून तक का, जनवरी से मई तक का जो करंट अफेयर है, वो उतना ज्यादा नहीं रखे जितना जून से, मतलब एक पिछले एक साल का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो प्लीज जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियोस भी देख लें। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं, एटलीस्ट रिवीजन पॉइंट से एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा हम शुरू करते हैं एक मैप क्वेश्चन के साथ। तो आज का मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर हैशटैग फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन वाज लॉन्च अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये काफी ज्यादा ये न्यूज में था, क्योंकि इसमें जो पर्सनालिटी जुड़ी हुई थी, एक बच्ची थी जो कि स्कूल स्टूडेंट थी। उन्होंने उसके द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से एक मुहान चल गया, कि हर लेवल पे ये बहुत जगह डिस्कशन का पॉइंट बन चुका है। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री था? ये स्वीडन था। स्वीडन, ये देख पा रहे हो आप, स्वीडन कंट्री है, जो कि वहां पे ये मूवमेंट निकाला गया। और 2018 अगस्त में 2018 में इस तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड क्या हाल हो रहा है वहां पे, आप जानते हो स्वीडन कहाँ पे है? एकदम आर्कटिक सर्किल को टच करता हुआ कंट्री है। तो वहां पे जैसे जैसे मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो, क्या होगा, आइस पे वो लोग, मतलब उन लोग का जो दिन रात है, वो लोग आइस के ही सारे आइलैंड से लेके सब कुछ पे डिपेंड है। अब वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, उनका कंट्री का जो भी जो कोस्टल एरिया है, वो तो मतलब एकदम आसानी से बाहर चले जाएंगे। तो बहुत बुरा सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो आइलैंड कंट्रीज को ही करते हैं ये, अगर क्लाइमेट चेंज का इशू आता है तो ऊपर से। तो इसीलिए क्या, कि इस तरह का मुहिम चलाया गया कि पूरे वर्ल्ड में जागरूकता कर लाया जाए। तो ये जो हैशटैग फ्राइडे फॉर फ्यूचर था, ये इसलिए लाया कि दुनिया, मतलब ये दिखाने के लिए कि आप लोग इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, आप लोग इतने सारे मतलब जैसे बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पूरे मतलब हर लेवल, अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके आया जा रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी अपना कुछ कर रहे हैं, बट कुछ इफेक्टिव वे में नहीं हो रहा है कि क्लाइमेट के लिए कुछ सोचा जाए। सब आ रहे हैं, स्कीम्स तो इतना लंबा चौड़ा निकलता है, बट वो इम्प्लीमेंट सिर्फ इतना छोटा सा ही होता है। तो ये सब वजह से ये जो है, ये लड़की, ये ना ही किसी पार्टी से बिलोंग करते, ना ही कुछ, ये एक क्लाइमेट को अपना एक फैमिली की तरह देख रही है, जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए ये अपना, मतलब ये रो दी थी पूरा अपना इंटरव्यू में, अपना ये क्लाइमेट से रिलेटेड बोलते वक्त। इसलिए बोला दुनिया खतरे में है, ये जिस तरह का एक इनिशिएटिव लेके आई, वो जब इतना जोरों शोर से चला कि इंडिया में भी ये इनिशिएटिव आ गई। और बताया यहाँ पे वो लोग इस तरह का होर्डिंग्स लेके आए, अब की बार क्लाइमेट चेंज पे सरकार बननी चाहिए, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप कितना काम किए हैं, इसी से रिलेटेड संस्कार होगा। साइंस नंबर वन, साइलेंस, मतलब साइलेंस बन चुका है इस तरह का, साइंस का कुछ साइंस रहा ही नहीं, अब उसको एकदम साइलेंस रख दिया है। तो ये सब चीज, ये बच्चे लोग क्या लेके आए थे शुक्रवार के दिन, वो लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे। मतलब हर शुक्रवार को वो लोग क्लास का कुछ टाइम जाएंगे, या तो पार्लियामेंट्स में अपने नजदीक, या लोकल सिटी हॉल्स जो भी होंगे ना, मेयर का हाउस या इस तरह का जो भी सिटी हॉल्स होते हैं, वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे स्कूल के बच्चे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो स्वीडन से रिलेटेड, वो जो लड़की कहाँ थी, स्वीडन की थी। तो ये स्वीडन का एक मैप आपको दिखा दे रहा हूँ, फिजिकल मैप। देख, जैसे मैंने बोला, ये आर्कटिक सर्किल क्रॉस होता है यहाँ पे। तो ये आर्कटिक सर्किल का जो ये लाइन है, देख रहे हैं आप, स्वीडन का मतलब एटलीस्ट 30% ये बीच में कवर कर रहा है। इसके अलावा स्वीडन का जो आपको कैपिटल है, वो क्या है, स्टॉकहोम है। उसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको नॉर्वे हो गया, उसके बाद फिनलैंड हो गया राइट साइड में। ठीक है, कल हम आज ये जो डिस्कस किए थे शाम वाले क्लास में, क्या था कि ये जो इस जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। तो आपको इसका से जुड़ा हुआ हल्का फुल्का मैप मैंने आपको दिखाया ही था। इसके अलावा ये आपको स्वीडन का पूरे मतलब एक थोड़ा ओवरव्यू टाइप में अगर देखते हैं, तो ये रहा स्वीडन, साथ में नॉर्वे, फिनलैंड, इधर आइसलैंड हो गया, इधर यूके है जो हमने देखा था अच्छे से। उसके अलावा इधर बाल्टिक कंट्रीज ये रहा, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा और ये रशिया हो गया, और इधर भी पोलैंड वगैरह जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप मैप को भी निहारते रहा करिए, ताकि जितना ज़्यादा क्लियरिटी हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक।
जो कि है एक मतलब व्हाट लीगल राइट्स डू डेटीज एंजॉय। मतलब ये जो रिसेंटली जो अयोध्या डिस्प्यूट जो 25 सालों से ऊपर से चला जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? तो ये इसलिए मतलब इस तरह का देखा जाएगा। तो क्या ये डाइटी जो थी अयोध्या में, मतलब लॉर्ड राम, इनको एक एज अ ह्यूमन, मतलब एक मतलब जुडिशियल पर्सन, एक यूज किया, मतलब जुरिस्टिक पर्सन के तौर पे लिया गया। ऐसा क्या है, क्यों है ये न्यूज में, क्यों इस तरह का बना? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ जो अयोध्या की तरफ से जो लड़ा जा रहा था, वो लॉर्ड राम का एक डाइटिस के ऊपर था कि ये उनका रामलला का घर है। तो ये रामलला के ही नाम से केस लड़ा जा रहा था कि उनके घर में उनको रहने का पूरा हक है। तो इस तरह का ऐसा भी लड़ा जा सकता है क्या, जो लिविंग नहीं है, जो लिविंग क्रिएचर नहीं है, उसके ऊपर भी केस लड़ा जा सकता है क्या, उनको एज अ जुरिस्टिक पर्सन हुआ मैंने माना जा सकता है क्या? तो ये सबसे रिलेटेड ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि कब किसी इंसान को जुरिस्टिक पर्सन माना जा सकता है। तो क्या पहले भी इस तरह का हुआ है, तब जाके ना ये अयोध्या डिस्प्यूट केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चला इतने सालों से, और जो इतने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस हैं, उन्होंने भी इस तरह के कैसे करके केस का सारा चीज संभाला। तो क्या हुआ था, सबसे पहले एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और वर्सेस जो था सोमनाथ दास और अदर्स, जो 2000 में एक केस हुआ था, उस केस में भी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जो इसी से मिलता जुलता है। जब मैंने अब मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ कि जुरिस्टिक पर्सन मतलब कब माना जा सकता है, नॉन लिविंग क्रिएचर को भी कब कब, मतलब किस किस फेस में माना गया है, वो सारे स्टोरीज में आपको बता रहा हूँ। तो ये कब दो, ये जो केस हुआ था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और सोमनाथ दास और उसके साथ अदर्स भी है, जो कि 2000 में ये केस हुआ था। ये क्या था इशू में? तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस वक्त कहा था कि इंडिविजुअल कोई ऐसा जरूरी नहीं कि नेचुरल पर्सन हो, बट हाँ आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन भी हो तो भी चलेगा, बट हाँ उसको पूरा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए भारी मात्रा में पूरे पब्लिक के द्वारा और लॉ के तहत, ठीक है। तब जाके मतलब ये गॉड्स या कॉर्पोरेशन या रिवर्स या एनिमल्स, इनको भी एज अ जुरिस्टिक पर्सन का मतलब मान दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2000 में जो आया यही हुआ, मतलब एक पहले का इंसिडेंट ये अयोध्या केस से पहले, इससे पहले भी, जो कि जब ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ था कि वहां पर भी बहुत सारे टेम्पल्स से रिलेटेड ह्यूज मतलब लैंड और रिसोर्सेज टेम्पल के नाम से ही रहता था। तो उस वक्त भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्होंने कहा था कि जो लीगल ओनर ऑफ द वेल्थ ऑफ द मतलब डीएटी जो रहेंगे, वो डीआईटी रहेंगे, जो भी वहाँ के जो मंदिर में भगवान है ना, चाहे दुर्गा माँ या काली माँ या लॉर्ड रामा या शिव जी, तो वो हो गए लीगल वेल्दर जो उसका प्रॉपर्टी का ओनर रहेंगे। उसके अलावा जो भी ट्रस्टी रहेगा ना, वो एज अ मैनेजर रहेगा ताकि वो अच्छे से मैनेज कर सके। तो ये उस वक्त भी था ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है। उसके अलावा 1887 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर किया मतलब डेकोर टेम्पल केस में कि हिंदू आइडल जो भी है ना, जुरिस्टिकल मैंने जुडिशियल सब्जेक्ट रहेगा, और जिसके बेसिस जो भी एज अ लीगल पर्सन के तौर पे वो उसको भी मतलब एज अ भगवान को ही लीगल पर्सन के तौर पे रख के केस लड़ा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा 1921 में भी फिर से एक और केस था, जैसे विद्या भारती तीर्थ वर्सेस बालूस्वामी अय्यर। ये भी एक जो केस था, उस वक्त भी कोर्ट ने कहा था कि हिंदू लॉ और इमेज, मतलब जो भी अगर इमेज और डायटी कुछ भी है भगवान का, उसको ज्यूरिस्टिक एंटिटी माना जा सकता है, और उनको पूरा का पूरा कैपेसिटी भी दिया जा सकता है कि आपको गिफ्ट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम से हो सकता है, जो भी वहाँ पे मतलब हिंदू डेटी है उनसे रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि ये जो भगवान है, ये क्या एक लीगल पर्सन कैसे, ये जो अभी हमने देखा इतने सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, तो ये क्या भगवान को एक लीगल पर्सन मान सकते हैं? तो हर भगवान को नहीं माना जा सकता, नॉट एवरी डेटी हम लीगल पर्सन मान सकते हैं, बट जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब प्राण प्रतिष्ठा का बात हो, और पूरा मतलब ऐसा हो कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को, एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक उसको मानने लगे अगर हम, तब जाके हम ऐसा जुरिस्टिक पर्सन का मतलब मान दे देते हैं, ठीक है। हर भगवान को नहीं दिया जाएगा। अगर छोटे मोटे जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं, तो वो ज्यादा मतलब गैदरिंग से ये उन मतलब अटैच नहीं है किसी के इमोशन से, तो वैसे को आप मतलब जुरिस्टिक पर्सन नहीं दे सकते। बट जो काफी बड़ा मात्रा में अगर जुरिस्टिक मतलब इस तरह का, जैसे अजमेर शरीफ हुआ, या आप मान लो कि आप वैष्णो देवी हुआ, या इस तरह का जो जो बहुत ज्यादा गैदरिंग से अगर अटैच है, तो उनको एज अ जुरिस्टिक पर्सन लिया जाएगा, और एक ट्रस्टी वहां का होगा जो कि पूरा उनका मैनेज करेंगे, उनका रिसोर्स, उनका पैसे जो भी उनमें डोनेशन हो रहा है, वो एक ट्रस्टी सारा चीज मैनेज करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या राइट्स जो डीटीज जो भी भगवान से उनको होते हैं, भगवान अल्लाह या चर्च इन लोग में, तो ये रहते हैं जैसे उनके पास वो अपना प्रॉपर्टी होगा, उनका क्या क्या राइट्स मतलब रहता है।
उनका प्रॉपर्टी होगा, टैक्स भी उनको टाइमली पे करना पड़ेगा, कोई अगर प्रॉब्लम्स आए तो उनको सू भी किया जाएगा, मतलब पुलिस में केसेस भी बन सकते हैं उनके अगेंस्ट। उसके अलावा पर लेकिन उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। जैसे कि सबरीमाला केस में ये हुआ था ना, कि सबरीमाला में क्या बोला गया था कि आप फंडामेंटल राइट के तहत तब तो वहाँ पे मेल फीमेल सबको वहाँ विजिट करना चाहिए, बट वहाँ पे क्या बोला गया कि जो आपको 14 साल से लेकर 50 साल की उम्र के जो फीमेल होंगे वो वहाँ पे सबरीमाला में अलाउ नहीं है। तो ये एक तरह से तो ये मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो ये सब चीज के लेके यहाँ पे बोला कि फंडामेंटल राइट्स और कल्चरल राइट्स ये वहाँ पे ये राइट्स के तौर पे नहीं होगा डाइटिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है कि कुछ और भी लीगल एंटिटीज, जैसे कि ये तो आइडल्स का हम लोग भी देखे ना, जो भी भगवान और करे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे एनिमल, एंटायर एनिमल किंगडम को पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया कि एज अ लीगल पर्सन है ये, ठीक है, एंटायर एनिमल किंगडम। उसी तरह से 2017 में क्या हुआ था कि गंगा और यमुना रिवर को, जो कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था एज अ लिविंग पीपल। तो ये दोनों भी ऐसे हो गए कि मतलब भगवान के अलावा भी एज अ लिविंग पीपल क्रिएट किया, मतलब ऐसा नॉमिनेशन किया गया। हाल ही में हमने ये भी डिस्कस किया था मैप वाले क्वेश्चन में कि कौन सा कंट्री है जो अपने रिवर्स को मतलब एज अ लिविंग पर्सन का दर्जा दे दिया है। आप मुझे इनबॉक्स में, मतलब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कंट्री है वो अपने रिवर्स को, जितने भी रिवर्स है उसको लिविंग मतलब क्रिएचर का, लिविंग पीपल का दर्जा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी मैं फिर से क्वेश्चन और टॉपिक हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अगला टॉपिक है परमहंस योगानंद, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले में? ये तो है वैसे ये फेमस पर्सनालिटी वाले में ऐसा लिखना चाहिए, बट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक कॉइन को इनके नाम से रखा, जो कि उनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी को मतलब दिखा रहा है, ठीक है। उनको मार्क करने के लिए 125वां बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये कॉइन निकाला गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसीलिए हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये कौन थे वैसे, ये परमहंस योगानंद जी। तो ये एक इंडियन मॉन्क थे, योगी बोल सकते हैं, जो कि मतलब उनका जो भी टीचिंग्स और ये सब से रिलेटेड ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी था जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF और योगादा सत्संग सोसाइटी, जो कि इंडिया में है इनके नाम से, ठीक है। इसके अलावा इनको एक फादर ऑफ द योगा भी वेस्टर्न कंट्रीज में बोला जाता है, ठीक है। और ये पहले वो इंडियन टीचर थे जो कि अमेरिका में सेटल हुए और प्रोमिनेंट इंडियन जो बने कि व्हाइट हाउस में उनको होस्टेड के तौर पे भी किया गया, ठीक है। उसके अलावा इनका एक खुद का ऑटोबायोग्राफी ऑफ मतलब इनका भी एक बुक है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि 1946 सोचिए आजादी से पहले ही ये उनका एक ऑटोबायोग्राफी मतलब एक बुक भी निकाला गया था योगी से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो क्रिया योगा है ना, जो यहाँ पे बताएं, तो क्रिया योगा इज द फाउंडेशन ऑफ योगानंद टीचिंग, मतलब वो जो इतना योगा का टीचिंग बताते थे ना, उसी में ही एक क्रिया योगा उनका एक फाउंडेशन है, ठीक है। अगला टॉपिक है सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इसे हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं चलिए जान जाएंगे। ये किसी स्टेट पॉइंट ऑफ से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट इससे इन्वॉल्व है, फिर भी हम इसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, इसमें सिक्किम का भी स्टेट इन्वॉल्व है, तो हम इसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में लिख रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो हाल ही में ऐसा हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिस्पांस मांगा सेंट्रल और मतलब क्या किया सेंट्रल और इलेक्शन कमीशन ने एक जो पिटीशन चैलेंज किया गया था उनके, क्या हुआ था कि जो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है, उनका जो 6 साल का जो मतलब वो करप्शन से रिलेटेड जो उनको बैन किया गया था, उनको 13 मंथ में लाके वो रिड्यूस कर दिए। तो ऐसा क्यों किए वो, तो ये इस चीज के लेके ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था, ठीक है। तो इसी के लेके ये क्या चीज था, इनको क्यों मतलब इस तरह क्या चीज का यूज करके ये हुआ था, तो कि वो 6 साल से वो 13 महीने में ला दिए, मतलब ये जो पेनल्टी था वो जो बैंड किए थे वो 6 साल से 13 लाए, कैसे लाए, तो सेक्शन 11 जो आरपीआई एक्ट है ना, उसका यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये किया था। चलिए अब आपको ये तो हुआ कंटेक्स्ट में क्या था, क्यों था न्यूज में, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस आई थी। तो अब जानते हैं इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो हुआ ये था कि मिस्टर तमांग के ऊपर ना, जो चीफ मिनिस्टर थे मतलब हैं अभी भी सिक्किम के, तो उनके ऊपर एक मतलब एक चार्ज से रिलेटेड मतलब करप्शन का चार्ज उन पे लगा, जो कि पब्लिक फंड से रिलेटेड उनके ऊपर आया था इल्जाम, ठीक है। वो कब आया था, तो जिसके वजह से वो 2018 में उनको 6 साल के लिए बैन किया गया, यानी 2018 से 6 साल यानी 2024 तक उनको बैन रहना चाहिए था, है ना। पर क्या हुआ, उनको 13 महीने के बाद ही उनको वो बैंड को 13 महीने तक रिलीज कर दिया, यानी 1 साल 1 महीने के बाद। और उसके बाद जैसे ही वो उनका बैंड खत्म हुआ, वो इलेक्शन लड़े और वो जीत गए, जस्ट इलेक्शन से पहले उनका बैंड को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा यही चीज को एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये क्या किया गया, क्यों किया गया इस तरह का चीज, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके पीछे का क्या रीजन है।
तो ये बोला जा रहा है कि तमांग ने आर्गुमेंट ये किया कि जिस वक्त ये मतलब इन्होंने जिस जिस ईयर के केस की वजह से इनको मतलब करप्शन का चार्ज में डाला गया है, वो लग 96 का कहानी है, ठीक है, 1996 का कहानी है ये। तो उस वक्त ना करप्शन का जो चार्ज था वो 6 साल नहीं था, वो था 2 साल, ठीक है। वो मैक्सिमम 2 साल था, मैक्सिमम नहीं, सिर्फ 2 साल नहीं, वो मैक्सिमम 2 साल है। जैसे अभी पर लेकिन 2003 में इसको चेंज करके 6 साल कर दिया गया कि मैक्सिमम 6 साल तक का बैंड किया जा सकता है। पर उस वक्त कितना था, 2 साल। तो इसीलिए वो अभी बोल रहे हैं कि मैं जब अपना जो क्राइम किया था वो उस वक्त था जिस वक्त का, उस वक्त का ही कानून से मुझे पनिशमेंट देना चाहिए ना। तो उसके हिसाब से तो उनको मैक्सिमम 2 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा तो देना नहीं चाहिए। तो ये अपना एक मतलब आर्गुमेंट किए कोर्ट में जाके। तो उन्होंने क्या किया, ये इलेक्शन कमीशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मतलब इनसे जाके ये इस तरह का बात अपने जो है ये स्टेटमेंट वहां पे रखे कि ऐसा ऐसा बात है। तब जाके उनको जो भी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सेक्शन 11 का यूज करते हुए क्या किया, जो भी 6 साल का जो बैंड था उसको रिड्यूस कर दिया और वो कहाँ पे ला दिया, 13 महीने पे, यानी 1 साल 1 महीने, ठीक है। इसीलिए ये इस तरह का जो यूज किया गया है, ये सेक्शन 11 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपको पीपल एक्ट है वहां का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन इस तरह का चीज की, ठीक है। इसके अलावा ये क्रिटिसिज्म क्यों इसलिए किया, क्योंकि अचानक इस तरह का चीज जो करना, वो भी इस तरह का इतना वास्ट पावर जो दिया गया हुआ है इलेक्शन कमीशन का, ये क्या सही बात है? और ये क्या जो भी हुआ है ये ग्रांट किस तरह का, और अचानक इलेक्शन से पहले ही अचानक ये सब चीज करना, तो ये क्या सही बात है? ये सब चीज को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी उठ चुके हैं, ठीक है। मतलब लगभग 4 साल 11 महीना का आप जो भी बैंड है वो एकदम डिक्रीज करके 1 साल आपको 1 महीना आपका लेके आए हैं, तो ये काफी ज्यादा इसलिए कंट्रोवर्सी बन गया था। और उसके बाद से जो पवन तमांग जी हैं, ये जीत के भी आ जाते हैं सिक्किम से। तो ये सब चीज को लेके ये काफी सारा मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत सारा सवाल उठाया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है नेशनल हेल्थ सिस्टम, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, जिसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ये जो डेजिग्नेशन किया गया जो कि नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है ना, इसको एज अ WHO कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी पॉलिसी, मतलब WHO का जो ये दो सर्विस है ना, इससे कोलैबोरेट किया जा रहा है NHSRC को। तो इस तरह का जो डेजिग्नेशन दिया जा रहा है ये काफी बड़ा अचीवमेंट है हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। तो इस तरह का इसमें क्या एक्चुअली किया जाएगा कोलैबोरेट करके, तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो गए किस खेल में, हेल्थ केयर सेक्टर में, वो चीज किया जाएगा। मतलब ये तो WHO का हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो ये क्या करेगा, अपने जो हमारे इंडिया के जो है नेशनल हेल्थ मतलब NHSRC, उनको ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब हेल्थ सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये WHO के द्वारा इस तरह का सपोर्ट लाया जा रहा है। उसके अलावा NHSRC के बारे में अगर हम जानते हैं, तो NHSRC है वो किसके अंदर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर ये सेटअप किया गया था। और ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि टेक्निकल असिस्टेंट का काम करेंगे हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। इसीलिए टेक्निकल असिस्टेंस का काम कर रहे हैं बोल के, इसलिए WHO इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेक्टर में ध्यान देना पड़ेगा। तो WHO अपना एक तरह से डिसीजन लिए हैं। और ये जो NHSRC है इसको जो बनाया गया था वो 2006 में बनाया गया था NHRM के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो NHSRC है इसका जो कंपोजिशन होगा, ये टोटल 23 मेंबर होंगे जो गवर्निंग करेंगे, ठीक है। जिसमें से चेयर करेंगे जो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो मिशन डायरेक्टर होंगे। और NHRM जो कि जो एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, ठीक है। इसके अलावा चेयरपर्सन भी होंगे जो एग्जीक्यूटिव भी, मतलब एग्जीक्यूटिव कमिटी के भी वो चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा जो भी 23 मेंबर जो है ना यहाँ पे, उसका जो 14 मेंबर्स होंगे वो एक्स ऑफिशियो सीनियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जो कि यहाँ के 14 एक्स ऑफिशियो होंगे, क्योंकि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स ही ज्यादा एक्स ऑफिशियो होंगे, चाहे वो कोई भी आएंगे एज अ चेंज होके, वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो बनेंगे, ठीक है। अब अगर यदि हम प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर जानते हैं, जो कि WHO के द्वारा 2007 में लॉन्च किया था, ये क्या करता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के साथ स्टार्टिंग किया था जब ये 2007 में, तो स्टार्ट नीदरलैंड के गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एक तरह का इनिशिएटिव लाए थे कि हेल्थ सेक्टर में हम कैसे टेक्नोलॉजी सभी को मदद कर सकें, वो हम शुरू करते हैं, ठीक है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी मेडिकल लाइन में ना हेल्थ से रिलेटेड, आज देख रहे होंगे इतने सारे डिवाइसेस आ गए हैं कि आपको एक्सरे कराना हो तो तुरंत एक्सरे करके रिपोर्ट भी मिल जाता है। जो पहले होता था कि 1 दिन 2 दिन बाद हो, या टेस्ट भी आप देख लो कितने सारे टेस्ट है, वो रिपोर्ट आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाती है, या तुरंत 5 मिनट के अंदर भी बहुत सारा रिपोर्ट मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ में आप जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो ये सब ऐसे-ऐसे छोटे-मोटे से लेकर बड़े-बड़े चीज़ को टेक्नोलॉजी हेल्प करने के लिए ये डब्ल्यूएचओ नीदरलैंड के साथ 2007 में शुरू किए थे इस बॉडी को, ठीक है। अगला टॉपिक है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। तो एमएस इसे हम एमएसडी सेक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जो कि आईआईएम बेंगलोर के साथ मदद लेके, ठीक है। आईआईएम बेंगलोर जो कि कर्नाटका का कैपिटल भी है बेंगलोर, वहां से आईआईएम बेंगलोर की मदद से ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एमएसडी के द्वारा। तो अगर इस प्रोग्राम का डिटेल्स देखते हैं तो यह है क्या, ये 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि बूस्ट करेगा स्किल डेवलपमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा ये डिजाइन किया गया है स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी संकल्प जो हमने पढ़ा भी था रिसेंटली। तो ये संकल्प के अंदर में ये डिजाइन किया गया पूरी तरह से। उसके अलावा ये जो पायलट बेसिस पे, मतलब स्टार्टिंग में जो वो क्या है 75 डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये मतलब स्टेट्स में ये किया गया। तो मेघालय यहाँ पे एक अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ध्यान दीजिएगा, इस तरह का आपको पूछा जा सकता है। 6-7 स्टेट दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या यहाँ पर ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप पे लॉन्च किया गया है, तो मेघालय की जगह अगर असम दे दिया तो वहां पे आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर यदि आपको ये प्रोग्राम के तहत अगर जुड़ना है तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। जैसे 21 से 30 साल के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही उनके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा जो भी मतलब स्टेट में वो के फील्ड वर्क में वो अब सीखना चाह रहे हैं काम को, तो उस स्टेट का या उस जगह का ऑफिशियल लैंग्वेज का उनको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर तमिल है तो तमिल का होना चाहिए, तमिलनाडु के अगर रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं उस जगह में, तो आपको तमिल का लैंग्वेज होना जाना, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट का, उसका जानकारी आपको होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। इस तरह का चीज मतलब ये जो फेलो प्रोग्राम है ना, फेलोशिप प्रोग्राम, ये करने में आपको लेने में आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो ये फेलोशिप प्रोग्राम हो रहा है, इसमें क्या होगा, एक स्टाइपेंड मनी भी दिया जाएगा पूरे 1 साल का। जैसे 50,000 रुपए 1 साल का पूरा स्टाइपेंड मनी जो भी कैंडिडेट होंगे उनको दे दिया जाएगा। तो 2 साल के लिए कितना हो गया, 50-50, पर पहला साल में 50,000 और दूसरा साल में 60,000 दिया रुपया देगा, टोटल 1,10,000 रुपया हर फेलोशिप मेंबर जो भी है ना उनको दिया जाएगा, ताकि वो इस तरह का स्किल डेवलपमेंट स्टेट वाइज कर सके, ठीक है। और ये किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये जो आईआईएम बेंगलोर है ना, इनके द्वारा ही एक सेंट्रल पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप स्किल लेवल पे इस तरह का चीज किए हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया संकल्प स्कीम की तरफ हो रहा है, तो संकल्प स्कीम के बारे में हल्का देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो डीप में नहीं जाएंगे। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा ही सपोर्ट के ये स्कीम को मतलब किया जाएगा, और लगभग 3.5 करोड़ यूथ को ये एक तरह से फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। अगला टॉपिक है नेशनल डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे, जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये एक सर्वे है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो ये सर्वे में एक्चुअली क्या होगा देखा जा रहा है, 2015 से 19 तक में राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस और एम्स दिल्ली, ये दोनों के द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में पेरेंट बॉडी कौन होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों तो मतलब मेडिकल लाइन के अपना यूनिवर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किसके अंदर होंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही होंगे। तो इसलिए इनके द्वारा एक डायबिटीज और डायबिटीज रेटिनोपैथी का सर्वे किया गया है, जो कि 2015 से 19 तक में कितने सारे केसेस आए उसी का एक सर्वे हो रहा है, ठीक है। तो इससे की फाइंडिंग्स क्या मिला ये सर्वे के बाद, ये मिला कि इंडिया में लगभग 11.8% लोग हैं जो कि डायबिटीज के शिकार हैं, ठीक है। उसके अलावा जिसमें 12% तो सिर्फ मेल्स हैं और फीमेल्स थोड़ा कम है, 11.7% है, ठीक है। उसके अलावा जो हाईएस्ट जो पाया गया ना, वो जिनको डायबिटीज है वो ज्यादातर पाया गया है कि वो रेटिनोपैथी का भी मतलब वो अंधे भी हो जा रहे हैं इसका जल्दी से जल्द, ये भी देखा गया है। और ये कौन से उम्र 70 से 79 ईयर्स के एज ग्रुप में ज्यादातर देखा गया है। उसके अलावा ये जो ब्लाइंडनेस है ना जो डायबिटिक में, वो लगभग 2.1% पाया गया है। और विजुअल इंपायरमेंट जो है पूरी तरह से मतलब एकदम इंपेयर हो गए हैं, वो 13.7% पाया गया है, ठीक है। और WHO के द्वारा भी अगर यदि आप मैं देखूं तो यहाँ पे वो बताया गया है कि लगभग 72 मतलब 73 मिलियन केसेस डायबिटीज के हैं जो कि एडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। तो काफी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है,
जिसे हमें पूरा हमारे सरकार को यूज करके इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स को आगे लेके आना पड़ेगा, अच्छे अच्छे स्कीम्स। ठीक है, अगला है क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लिख रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा ही ये लाया गया है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला एडिशन नहीं है, ये दूसरा एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है इस टॉपिक का। तो ये दूसरा इनिशिएटिव है, दूसरा एडिशन है मतलब। तो ये रैंकिंग किस किस को लेके, मैंने किस किस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को करेगा, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज को नहीं करेगा, ये पब्लिक भी करेगा, मतलब गवर्नमेंट भी करेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करेगा, हायर एजुकेशन को भी करेगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है उनको भी ये रैंकिंग देगा। ठीक है, इस तरह। और ये क्या क्या मेथडली यूज कर रहा है, टोटल 8 इंडिकेटर यूज कर रहा है, जिसमें ये 8 इंडिकेटर को देखेगा किसको कितना कितना, और 8 इंडिकेटर का अलग अलग वेटेज भी है। जैसे एकेडमिक रेपुटेशन कितना अच्छा है वो उसके ऊपर 30% है, तो 30% में मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी को 29 मिला, एक यूनिवर्सिटी को 28 मिला, एक को 10 मिला, एक को 12 मिला, तो आउट ऑफ 30 ये रैंकिंग दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। एम्प्लॉयर रेपुटेशन 20% है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20% है। तो ये सब कुछ मिला के ना आपको एक रेशियो के हिसाब से ये पूरा तरह का 8 इंडिकेटर के बेसिस पे ये टोटल रैंकिंग दिया जा रहा है। तो ये रैंकिंग देने के बाद फिर से पता चला है कि आईआईटी जितने भी है ना वो टॉप 10 में, टोटल 7 आईआईटी है जो टॉप 10 में आए हैं, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे फिर से लीड कर रहा है, और आईआईसी जो बैंगलोर है वो सेकंड रैंकिंग है। ठीक है, उसी के साथ तो और भी दूसरे, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, आईआईएससी है, ये सब भी और भी अलग अलग रैंकिंग में दिया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व शांति स्तूपा, जिसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये जो शांति स्तूपा है ना, ये बहुत सारे 2-3 जगह में ये स्थित है, बट हमें अभी फिलहाल राजगीर वाले सेक्शन का जानना है, क्योंकि इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया गया, मतलब 50 साल सेलिब्रेट किया गया ये शांति स्तूपा जो कि राजगीर में है। ठीक है, तो ये जो शांति स्तूपा को ये भी बोला जाता है वर्ल्ड पीस पगोडा। ठीक है, और ये जो है राजगीर के जिस जगह में ये मैंने स्टेबलाइज किया गया है वो क्या है, रत्नागिरी हिल है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीस पगोडा माना जा रहा है। मतलब जिस हिल में है ना उतना हाइट में किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पीस पगोडा है नहीं। ठीक है, ये शांति स्तूपा ऐसा नहीं है, इतना हाइट में नहीं है। उसके अलावा ये जो कंसेप्चुलाइज किया गया था, ये नियो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लाया गया था, इस टाइप का शांति स्तूपा, जो कि निपुंजन म्योहो जी जो कि बिल्ड किए थे बाय जापानीज मॉन्क, जो कि फूजी गुरु जी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फूजी गुरु जी जापानीज थे, ना कि चाइनीज थे। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि 7 पीस पगोडा जो कि शांति स्तूपा, जो कि और भी अलग अलग जगह में स्थित है, जैसा मैंने बोला था पहले भी, जैसे हुआ गोपाल विपसना पगोडा मुंबई में, दीक्षा भूमि स्तूपा नागपुर में, और बुद्धा स्मृति पार्क स्तूपा पटना में। और भी बहुत सारे जगह है, पर यहाँ पे 3 का यहाँ पे नाम दिया है। इसके अलावा और भी 4 है अलग अलग जगह में, एक तो ये भी हो गया राजगीर वाला विश्व शांति स्तूपा। ठीक है, तो राजगीर में है तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इसके जो भी स्टैटिक पार्ट है, तो आप जानते ही होंगे हमारे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसको ना गृहधुकुत मतलब गृध गृधा कुत्ता भी बोला जाता है, मतलब हिल ऑफ वल्चर। ठीक है, जहाँ पे बुद्धा अपना मतलब बिम्बिसार को ना कन्वर्ट किए थे मतलब बुद्धिज्म में। ठीक है, तो बिम्बिसार को बुद्धिज्म में कन्वर्ट बुद्धा ने इसी मतलब राजगीर के ही पास में जो गिरधा कुता है वहां पे कन्वर्ट किया था। उसके अलावा राजगीर को पंच पहाड़ी में बोला जाता है, क्योंकि 5 हॉली हिल्स है ना, वो ये हुआ राजगीर, और ये 5 हॉली हिल्स से घिरे हुआ है। ठीक है, इसलिए राजगीर को कैपिटल बनाए थे मॉरियंस, ताकि आसानी से कोई हमारे मतलब मतलब मॉरियंस की जगह में घुस ना सके, इसलिए राजगीर को कैपिटल बनाने में उनको सुविधा हो, क्योंकि हिल्स को क्रॉस करके आना बहुत ही टफ है। आएंगे तो वो स्पेस जो भी है खाली उसी से आएंगे, तो वहां पे आसानी से निगरानी रखा जा सकेगा। और लॉर्ड महावीरा जो है ना, वो भी 14 साल अपना लाइफ का राजगीर में स्पेंड किए हैं, तो ये भी एक राजगीर का इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है एनसीआरबी क्राइम स्टैटिक्स, जो कि 2017 का अभी फिलहाल निकाला गया एमएचए के द्वारा ही। ठीक है, तो ये जो हुआ है इसमें क्या पाया गया कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड पाया गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल सबसे मोस्ट अनसेफ स्टेट पाया गया है इस एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक। ठीक है, और जो रेयर्ट्स होता है ना, जो कि मतलब जिस तरह का रायट्स जो कि मतलब भीड़ का रायट जो कि अभी हाल ही में बहुत सारे हुए भी, तो वो देखा गया कि लगभग 60,000 इंसिडेंट्स 2017 में हुए हैं टोटल, और जिसमें बिहार में लगभग 12,000 हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में 9,000 के लोगों में। तो इतना सारा कम्युनल वायलेंस से लेके सब कुछ, सेक्रेटरीट राइट से लेके बहुत सारा ये जो हुई है, तो ये सब का रिकॉर्ड आपको इस स्टैटिस्ट मतलब ये जो एनसीआरबी का स्टैटिक्स है इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा दिल्ली पाया गया, क्योंकि ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल है, और जानती है कितना सारा क्राइसिस, और हाल ही में भी बहुत सारे राइट्स हुए हैं।
इसके अलावा जो ये भी पाया गया कि सबसे ज्यादा लोग मरे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए यूपी में सबसे ज्यादा ये पाया जा रहा है, बट राइट्स हुए वहां पे, पर सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं वो छत्तीसगढ़ में मरे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हु आर द डेवलपिंग कंट्रीज इन द डब्ल्यूटीओ, मतलब एक डब्ल्यूटीओ में कौन लोग होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, कौन लोग डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसे हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि साउथ कोरिया जो है हमारा आसियान फ्रेंड है ना, आसियान का जो फ्रेंड है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो साउथ कोरिया क्या है, बोल रहा है कि साउथ कोरिया ने अभी स्पेशल बोला है, जो डब्ल्यूटीओ है उनको अब नेगोशिएट किया है कि वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज वाले सेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज वाले सेक्शन में वो नहीं है, तो वो अब आ गए हैं, क्यों, डेवलप्ड कंट्री वाले सेक्शन में हो गए हैं। ठीक है, अब इसका कुछ बैकग्राउंड अगर ये देखते हैं तो क्या बोल रहा है, साउथ एरिया जो है ना, एशिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एशिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि मेंटेन किया अपना डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस पूरे, मतलब जो कि 1995 से वो जो शुरुआत की थे डब्ल्यूटीओ का, मतलब क्रिएशन के बाद, तब से अभी तक में वो एज ए डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस थे, अब उनको डेवलप कंट्री का ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री का डेफिनेशन क्या है डब्ल्यूटीओ के पॉइंट ऑफ में, क्या कुछ है क्या? तो ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं भी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज का डेफिनेशन ये होगा, तो ये डेफिनेशन को जो जो फुल कर रहे हैं वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेंबर्स ही होता है ना, वो लोग ही मतलब डिसाइड करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप कंट्रीज, जैसा अभी साउथ कोरिया ने कहा। ठीक है, बट हाँ, अगर कोई कंट्री है जो बोल रहा है मैं डेवलपिंग कंट्री हूँ, पर वो डेवलपिंग कंट्री नहीं, वो डेवलप कंट्री जैसा इकोनॉमी रखता है, तब वहां पे जो अदर मेंबर्स होंगे ना, वो लोग चैलेंज कर सकते हैं उनके डिसीजन को डब्ल्यूटीओ में। तब ऐसे चीजों, जैसे अभी चाइना को लेके यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा उठाते रहते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्री में नहीं है, ये डेवलप कंट्री के में इनको रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो एडवांटेजेस क्या होता है डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस, जो क्यों अक्सर लोग चाहते हैं कंट्रीज, तो ये क्या करता है, ज्यादा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको बहुत सारे छूट मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट या कमिटमेंट जो भी दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, कुछ नॉर्म्स जो कि फॉलो करना पड़ता है डेवलप कंट्रीज को, वो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा छूट रहता है। तो ये सब चीज बहुत सारा फायदा होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा और हमारे जो इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्री है ना, उनसे रिलेटेड कुछ रिलेशन का ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर ये जो है आईएफसी आईओआर, इसको स्टार्ट किया गया, और ये किस लिए किया गया, ताकि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब है ना, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी सिचुएशन से रिलेटेड हम कोलैबोरेटली अच्छे से हम एक दूसरे के साथ मतलब डिस्कस कर सके, शेयरिंग कर सके, ताकि जितना ज्यादा अच्छा डेटा कर सकें, क्योंकि इंडियन ओशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, हम अभी आगे थोड़े देखेंगे भी। ठीक है, तो पहले हम आईएफसी आईओआर जो है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे स्टेबलाइज किया गया था ये सोच के, ताकि स्ट्रेंथ कर सके हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जो भी ये इंडियन ओशियन रीजन है ना, उसके अराउंड में हम मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा चीज को ध्यान रख सके। ठीक है, उसके अलावा जो इससे स्टेबलाइज किया गया था, ये नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि आईमैक है, इनके द्वारा मतलब गुरुग्राम में ये बनाया गया है। ठीक है, ये जो आईएफसी का बनाया गया है, मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है ना, ये गुरुग्राम में नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के द्वारा बनाया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंगल पॉइंट सेंटर लिंकिंग करेगा, एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा पूरा कोस्टल रडार्स को, जितने भी कोस्टल रडार्स है ना, 9 स्टेट्स हमारे हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। तो ये 9 मतलब ये इतना बड़ा एरिया को, ये पूरा लगभग देख लिए 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, उसका रडार को ये एक सिंगल लाइन उसको ट्रीट करेगा कि क्या आ रहा है, कौन से शिप्स अंदर घुसे, कौन से जा रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, कौन, मतलब हर तरह का चीज वो एक सिंगल लाइन में मतलब ये पूरा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आईओआर है, ये एक डाइवर्स सेट ऑफ लिटरल्स एंड आई, मतलब इंडियन ओशियन रीजन इतना इसलिए सिग्निफिकेंस हो जाता है इस एरिया में इस तरह का प्रोग्राम लाने का, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में बहुत सारे छोटे से लेके बड़े आइलैंड नेशंस हैं। उसके अलावा हर सबका एक यूनिक मतलब प्रॉब्लम है, सबको एक यूनिक मतलब वो लोग इंटरेस्ट लेके आते हैं, यूनिक वैल्यूज भी है उनका, कोस्टल एरिया से लेके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो इसलिए इस जगह में ना इस तरह का चीज रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम इंडियन ओशियन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अगर ये जानते हैं, तो इंडियन ओशियन जो है ना, ये देखिए जैसे इंडियन ओशियन एकदम बीच में आता है, इस साइड हो गया अटलांटिक, थोड़ा आगे जाके इंडियन पैसिफिक ओशियन, और इधर भी पैसिफिक, मतलब एक तरह से मिड में आता है। और ये जो भी इधर अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, और इस तरफ आपको साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हो गया, तो ये सारे का जो ट्रेडिंग है ना, वो इसी इंडियन ओशियन से होता है। तो ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है।
और अंटार्कटिक से रिलेटेड भी इसी होते हुए हम क्रॉस करके साउथ अफ्रीका, मतलब ये जो नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां तक पहुंचते, फिर वहां से अंटार्कटिक जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओशियन का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि ये पाया गया है कि 40% ऑफ जो वर्ल्ड शोर ऑयल प्रोडक्शन है ना, वो हम लोग इंडियन ओशियन में करते हैं। इंडियन ओशियन का जो बेसिन है ना, वहां से हम लोग ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 40% काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग 50% ही होने दिया। इसके अलावा 15% ऑफ द वर्ल्ड का जो भी है ना फिशिंग, जो हम वो लोग इंडियन ओशियन में करते हैं। तो ये भी 15% भी काफी ज्यादा बात है। वर्ल्ड का 15% है, ये कोई कंट्री है ऐसा बात नहीं है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आपको मिनरल्स रिसोर्सेज भी हैं, जो जैसे ये कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, ये सब भी इंडियन ओशियन में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन में इस तरह का कुछ रखना। ठीक है, कंट्रोल होगा पूरी एक एक पेरेंट बॉडी जो कि गुरुग्राम में रखा गया है, वो पूरा जो भी रडार है ना, ये सारा जो भी 9 कोस्टल स्टेट्स है, ये पूरी तरह से सबको कंट्रोल करेगा ये रडार। ठीक है, अगला टॉपिक है सिर्फ फिर से वही इंडियन ओशियन से रिलेटेड, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन है, क्योंकि ये रिम एसोसिएशन है, तो इंपॉर्टेंट बॉडीज बन जाता है पूरे हमारे वर्ल्ड लेवल पे ये। तो इसका हाल ही में 19th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, जो कि अबू धाबी, आपको अबू धाबी कहाँ पे, किसका कैपिटल है, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, जहाँ पे 19th इसका मीटिंग हुआ। ठीक है, और इसका थीम था प्रोमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये जो मीटिंग मतलब ये मीटिंग को इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि यहाँ पे दो इंडियन पार्टनर्स, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बांग्लादेश, ये लोग चार्ज ले रहे हैं क्या, मतलब चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का, ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, तो बांग्लादेश तो हमारा एकदम सटा हुआ पड़ोसी देश हो गया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई जो है, ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है। और हाल ही में इनके द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर जी को एक अवार्ड भी दिया गया, उसका नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा हमारे साथ फ्रेंडली कंट्री है, और ये दोनों ही अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गए हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के। तो इसलिए ये वाला जो मीटिंग था, ये काफी ज्यादा इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। और ये लोग जो चेयरमैन बने हैं, ये 2019 से 21 तक के लिए बने हैं। ठीक है, अब आयोरा जो है, आयोरा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे सेटअप किया गया था 1997 में, जो कि 22 कोस्टल स्टेट, मतलब 22 टोटल मेंबर्स हैं इंडियन ओशियन के अराउंड में, वो लोग इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है ये ट्रिपटाइट इन नेचर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज है, इसमें गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो भी बिजनेस बॉडीज भी है ना, हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। एकेडमिया जो भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ट्रिपटाइट नेचर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज है। तो ये कीवर्ड है इस टॉपिक का, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आयोरा है ना, इसको आइडेंटिफाई किया गया 6 प्रायोरिटी एरियाज में। जैसे ये 6 प्रायोरिटी दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ध्यान दिया जाएगा इस आयोरा की मदद से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब ये सब 5-6 जो मतलब पॉइंट है, इस सबको ध्यान दिया जाएगा इस आयोरा के एसोसिएशन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो लास्ट में अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी लास्ट के 1-2 स्लाइड जो होंगे ना, वो मैं छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, ताकि एक बार में बर्डन ना पड़े सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का। जब मंथ का एंड में हम लोग, मंथ का लास्ट जो हम लोग पार्ट डिस्कस करते हैं, उसमें सारे छोटे छोटे एक साथ पड़ जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए मैं छोटे छोटे कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग के जो भी पार्ट्स है ना, उसमें मैं डालते रहूँ थोड़े थोड़े। ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े से होंगे। तो कैरेबियन कम्युनिटी, ये न्यूज में इसलिए बन गया था, क्योंकि हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब मीटिंग चल रहा था न्यूयॉर्क में, तब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हमारे, उन्होंने क्या किया था, जो 14 लीडर्स है ना कैरिकॉम, मतलब ये कैरिबियन कम्युनिटी के, कैरिबियन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोग से ये मीटिंग भी किए थे साइड से। ठीक है, जब ये यूएनजीए का मीटिंग चल रहा था, और वो मीटिंग के दौरान इंडिया जो मोदी जी के द्वारा ये मतलब लगभग $1 मिलियन का भी एक तरह से मतलब सपोर्ट किया जाएगा। बहामास जो कि कंट्री है आपको, कैरिबियन कंट्री, वो जो हरिकेन डोरियन आया था वहां पे, उससे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको रिकवर करने में ये इंडिया की तरफ से एज अ ग्रांट के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट के तौर पे, ऐसा नहीं है कि ये हमें वापस भी मिलेगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैरिकॉम कंट्रीज कौन कौन है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 15 कैरिबियन नेशंस है। तो 15 में से 14 लीडर्स इस बार मिले थे। ठीक है, 15 के 15 नहीं मिले थे, 14 मिले थे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है माउंट कुन। ये माउंट कुन क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ये एक एक्सपीडिशन किया इस माउंट कुन में। ये माउंट कुन जो है ना, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है जास्कर और कारगिल रीजन, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख क्यों है न्यूज में, क्योंकि लद्दाख एक यूटी बन चुका है, और लद्दाख एरिया में ही जो कारगिल रीजन है ना, कारगिल और जास्कर रेंज, तो वहां का सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट कुन।
ठीक है। अगला टॉपिक है लिग्निन। तो लिग्निन क्या बोला जा रहा है, लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि रिच है किसमें, पॉलीफेनल्स में, विद एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज। तो एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज है इस ये पॉलीमर में, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ज्यादातर ड्राई प्लांट जो भी ना प्लांट सूख जाते हैं जो, तो उसमें लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर में। और उसमें क्या होता है, एक एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज पाया जाता है लिग्निन में, ठीक है। अगला टॉपिक है जर्मनी टू फेज आउट ग्लाइकोफेज सॉरी ग्लाइको ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट सॉरी जर्मनी जो है वो अभी फेज आउट करने वाला है ग्लाइफोसेट 2023 तक, ये उन्होंने एक मान लिया, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट को वो जो फेज आउट करने वाला है, ये क्या था, क्यों था न्यूज में, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे उनका घट रहा था जर्मनी का, तो उनको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से वो ये इनिशिएटिव लेके आए हैं कि 2023 तक हम पूरे ग्लाइकोफॉस्फेट में बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। तो ये ग्लाइफोसेट जो है इसको पूरी तरह से ये कंट्रोल करके हटाने का सोचे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो भी इंसेक्ट्स है ना, जो मेनली पॉलिनेशन का काम करते हैं, एक प्लांट आप जानते ही होंगे जितने भी पॉलिनेशन किस तरह से होती है, तो ये पॉलिनेशन को ये रोकती है। ये पॉलिनेशन को जो भी इंसेक्ट्स है ना, ये इंसेक्ट्स ही तो पॉलिनेट करेंगे, और ये इंसेक्ट्स अगर नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगी। तो इसलिए इंसेक्ट्स को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और ये एक्चुअली ये भी पाया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि ये जो आपको ग्लाइफोसेट होता है ना, ये एक कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये अगर फूड पार्टिकल्स में या एग्रीकल्चर या इसमें यूज हो रहा है और वो हम लोग अगर खा रहे हैं, तो ह्यूमंस के ऊपर ये कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पे भी आएगा, ठीक है। अगला है बोइगा थाकरे। तो ये बोइगा थाकरे क्या है, ये न्यूज में क्यों बना था, क्योंकि हाल ही में एक स्पीसीज ऑफ स्नेक जो कि पाया गया वेस्टर्न घाट यानी महाराष्ट्र के एरिया में, मतलब वेस्टर्न घाट जो कि महाराष्ट्र एरिया में, वहां पे ये एक स्पीसीज ऑफ स्नेक पाया गया जो कि कैट स्नेक्स भी बोला जाता है, तो उसको एक बोइगा थाकरे बोल के नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें क्या है, टाइगर लाइक स्ट्राइप्स होता है। ये अगर जैसे सांप अगर ऐसे है ना, तो ये सांप में पूरा टाइगर की तरह उसका जो जिस तरह का डिजाइन होता है ना टाइगर्स के ऊपर, वैसा ये सांप के ऊपर डिजाइन बना हुआ है। और ये भी पाया जा रहा है कि ये सेकेंड स्पीसीज ऑफ बॉयगा, जो कि ये पहला स्पीसीज नहीं है, दूसरा स्पीसीज है। पहला क्या था, बी डिघोथनी, जो कि एंडेमिक था वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और ये जो पाया गया है ना, ये 125 साल के बाद पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं, ठाकरे। ये ठाकरे किसके नाम से हुआ, आपको उम्मीद लगा सकते हैं, जो अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो भी ठाकरे ही हैं। तो ठाकरे से उसी से आप रिलेट करके रख लीजिए कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो ठाकरे हैं, तो बोयगा ठाकरे कहाँ से, महाराष्ट्र से रिलेट करता है, ठीक है। कुछ भी तुगरम लगाया करिए ताकि आप अच्छे से रिलेट करेंगे, तभी जाके आप याद रख पाएंगे एग्जाम में। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है क्राइड्रैकन बोरियास। इसे हम ये हम मतलब ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो कि एनिमल्स वगैरह इस पे रिसर्च जो करते हैं, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया इस क्रायोड्रैकन को कि एज अ लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स, ठीक है। ये जो एनिमल है इसको लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि 10 मीटर तक का इनका सिर्फ विंग्स है, जो कि पंख होता है ना, वो 10 मीटर तक का विंग्स ही है। और ये जो रेप्टाइल है, ये लगभग 77 मिलियन ईयर्स एगो पाया गया था वेस्टर्न कनाडा में, ठीक है। तो इतना पुराना, सोच सकते हैं इतना पुराना, और ये अभी जो पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको पाया गया है क्या, एज अ लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल में लार्जेस्ट पाया गया है, जिनका विंग्स ही सिर्फ 10 मीटर का है, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है ड्रॉट टूल बॉक्स। ये ड्रॉट टूल बॉक्स क्या है, तो ये न्यूज में इसलिए बना था कि जो 14th मीटिंग हुआ था ना, कोप 15 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 मतलब 15 जो हुआ, तो उसमें जो आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वहां पे ये एक लिया गया, इसे लॉन्च किया गया ड्रॉट टूल बॉक्स बोल के। इसमें क्या होगा, स्पेशली जो भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हुआ और बांग्लादेश हुआ, मतलब जो भी जहाँ पे फ्लड से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशन आते हैं या ड्रॉट से रिलेटेड सिचुएशंस आते हैं, तो वैसे एरिया में ये ड्रॉट टूल बॉक्स जाएगा, जहाँ पे क्या करेगा, एक बेटर से बेटर जो भी आपको इनिशिएट मतलब उस टूल बॉक्स में आपको हर तरह के, किस तरह का आपको ड्रॉट हो या कुछ हो, तो उससे रिलेटेड कैसे आप मतलब एक तरह से नॉलेज बैंक होगा कि आप हर तरह का चीज ड्रॉट से रिलेटेड कैसे फाइट कर सके, ये आप डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उस जगह में ड्रॉट टूल बॉक्स के तौर पे आया, ठीक है। अगला टॉपिक है रुद्रशिला। तो ये एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन हुआ, कहाँ पे, कलीधार बैटेलियन के द्वारा ये कराया गया। तो ये कलीधार बैटेलियन कहाँ पे है, जैसलमेर एरिया, राजस्थान एरिया में, ठीक है। तो वहां पे व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन कराया गया, और जो कि बैटल एक्स डिवीजन के अंदर में था, ये कलीधार बैटेलियन के अंदर बैटल एक्स डिवीजन है, ठीक है। और ये क्यों कराया गया इस तरह का ये रुद्रशिला,
तो ये 75 रेजिंग डे जो है ना वो कालीधार का हो गया था, 75th रेजिंग डे। तो इसीलिए ये उसको सेलिब्रेट करते हुए ये व्हाइट वाटर राफ्टिंग कराया गया। ठीक है, इसका नाम रुद्रप्रयाग रखा गया। वो रुद्रप्रयाग ट्रिब्यूटरी आप लोग सुने होंगे, गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है उसी के नाम से इसे रुद्रशिला रखा गया वहां से। ठीक है, अगला टॉपिक है जो कि लास्ट है, डिजिटल पेमेंट अभियान। इसे हाल ही में नेस्कॉम जो है ना, नेस्कॉम का जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेट करके और गूगल इंडिया के साथ भी अपने साथ मिलाकर ये क्या किया, एक कैंपेन मतलब एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन लेके आया, डिजिटल पेमेंट अभियान। ठीक है, ये अवेयरनेस कैंपेन में कौन कौन है, यानी डीएससी आए हैं जो कि नेस्कॉम का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा कौन है, गूगल इंडिया है। तो ये तीन मिलके एक कैंपेन लेके आए हैं, डिजिटल पेमेंट अभियान, जो कि 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली एंड मराठी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिर्फ ये हिंदी में या इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप इसमें ध्यान रखिए, एक कीवर्ड है यहाँ का। ठीक है, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये लेके आया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहें। जो फ्रेंड्स हमारे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो भी देख लें, और एक आप पूरा सीक्वेंस मतलब एक पूरा आप साइकिल बना के रखें। जून से लेके अप्रैल तक हमें पूरा एकदम थॉरो होना है इसके ऊपर। इससे एक्स्ट्रा अगर कुछ आए तो आप अगर इस पे थॉरो हैं तो आप वो रिलेट करके जो पहले के करंट अफेयर से क्वेश्चंस उसको भी आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। पर ये जो है ये बेसिक है आपका, इसको होना ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।